कल का जो कराया टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है ना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 10 थिंग्स वाला जो कराया उसी के बेस पे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ different ways it is possible. Find the number of different ways it is possible to draw a sum of money. Find the number of different ways it is possible to draw a sum of money with 1 rupee, comma 50 paisa, comma 25 paise, 10 paise, 25 paisa, 10 paisa, 5 paisa, 3 paisa, 2 paisa, 1 paisa. Point. ये नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बताने के, मतलब आप ऐसे समझो क्वेश्चन जो है एक बॉक्स से उसके अंदर में 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसा, 25 पैसा, 10, 5, 3, 2, 1, हर एक डिनोमिनेशन का एक एक सिक्का उस बॉक्स में पड़ा है और नंबर ऑफ तरीके बताने हैं कि आप उसके अंदर में हाथ डालें और आप खाली हाथ ना आए, आपके हाथ में कुछ तो पैसे आए, खाली ना आए, तो इसके कितने तरीके होंगे बताइए। कितने डिनोमिनेशन अवेलेबल है? 8 है टोटल, 8 तरीके के अलग अलग सिक्के अवेलेबल है, राइट। हर डिनोमिनेशन के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको उठाए या ना उठाए, करेक्ट है बात। तो कितनी बार आ गया? 8 बार, क्योंकि हर सिक्के के पास दो ऑप्शन, या तो उसे उठाया जाए या ना उठाया जाए। क्लियर है बात? पारस क्लियर। तो और एक ही तरीका उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा? जब कोई भी सिक्का हो एक ही तरीका होगा। तो हमने यही तो कहा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ अलग तरीके, यानी जो आपका डिफरेंट वाला है, हर एक के पास दो दो ऑप्शन, 2 की पावर a माइनस 1। क्लियर है? चलो अगली बात, ये समझ आ गया सभी को? एक और क्वेश्चन लिख देंगे आउट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना शुरू करोगे तो देखिए, आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स, 3 मैथ्स की अलग अलग बुक्स, out of 3 different mathematics, common 4 different physics and 5 different chemistry books. 3 maths, 4 physics and 5 different chemistry books, common. How many different selections? How many different selections can be made so that each selection consists of
consists of first part exactly one book on each subject. First part is exactly one book on each subject. Second part is at least one book on each subject. At least one book on each subject. And third part is at least one book. At least one book. तो जो तीनों पार्ट्स के बारे में ये करते तीनों पार्ट्स में फर्क समझो अच्छे से। तीन मैथ्स की किताबें हैं अलग अलग, चार फिजिक्स की किताबें हैं अलग अलग, पांच केमिस्ट्री की किताबें हैं अलग अलग, एग्जैक्टली वन बुक ईच सब्जेक्ट पर। क्या करोगे, पहले पार्ट का आंसर आएगा तीन में से कोई एक ले लो, चार में से कोई एक ले लो, पांच में से कोई एक ले लो, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट की एक एक किताब चाहिए, तीन में से, चार में से, पांच में से। तीनों मैथ्स की किताबें अलग अलग है, इसीलिए एनसीआर ऑपरेटर का यूज कर पा रहे हैं। क्लियर होगी बात? अगले पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट में कहा एटलीस्ट वन बुक, कम से कम एक किताब चाहिए पर सब्जेक्ट के ऊपर। तो ठीक है, मैं पहले मैथ्स में गया। मैथ्स की कितनी किताबें हैं? तीन। पहली किताब के पास दो ऑप्शन, अगली में दो ऑप्शन, अगली में भी दो ऑप्शन। उठाए ना उठाए, उठाए ना उठाए, उठाए ना उठाए, तो टू की पावर थ्री टोटल ऑप्शन हो गए मैथ्स की किताब। उसमें से एक ही केस होगा ऐसा जब मैथ्स की कोई भी किताब नहीं उठेगी, क्योंकि क्वेश्चन देखा है एटलीस्ट वन बुक हर सब्जेक्ट में चाहिए। तो मैथ्स की बात ये होगी। फिजिक्स के लिए टू की पावर फोर माइनस में, और केमिस्ट्री के लिए टू की पावर फाइव माइनस। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या ये बात समझ में आएगी? की बात करूं सबके सामने है। और देखो आखिरी पार्ट यानी सी पार्ट लेकिन एटलीस्ट वन को, अब यहाँ पर कंडीशन नहीं डाली कि हर सब्जेक्ट की किताब चाहिए, कम से कम एक किताब चाहिए। तो टू की पावर परफेक्ट आंसर। सारी किताबों को ऐड कर दो, पांचों चार और दे बारह, तो टू की पावर 12 में से एक करना, क्योंकि 12 किताबें, हर किताब में दो फाइन हो, फाइन हो। तो एक ही केस ऐसा होगा जब हमने कोई भी किताब नहीं उठाई। क्लियर है? मैंने आपको बड़ा बारीकी का फर्क समझाया है, पर तीन अलग अलग केसेस बना दिए, तीन अलग अलग क्वेश्चन बना दिए। एक किताब, एटलीस्ट एक किताब, और एटलीस्ट एक किताब हर सब्जेक्ट से। फोर्थ टाइप का कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं। तो वो तीनों बातें क्लियर कर, एक बार अच्छे से पढ़ लो उसको। तो मन में जब भी कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्लियर है अच्छे से बाकी?
अब एक क्वेश्चन लिखो, उसके ऊपर लिखो स्टेशन प्रॉब्लम। ये टॉपिक तो खत्म हो गया है, क्वेश्चन लिखो स्टेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखिए, a train having 12 stations, a train having 12 stations on its route is to be stopped. A train having 12 stations on its route is to be stopped at 4 stations. At 4 stations. Find the number of ways in which find the number of ways in which it can be stopped if no two of the stopping stations if no two of the stopping stations are consecutive. Are consecutive. If no two of the stopping stations are consecutive. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पढ़ो क्वेश्चन को। एक ट्रेन है, उसके रूट में 12 स्टेशन आते हैं, उस गाड़ी को 4 जगह पर रुकना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जहां भी रुक रही है उन दोनों स्टेशन, कोई भी दो स्टेशन कंसिडरेटेड नहीं है, यानी जहां पर रुक रही है उन दो स्टेशन के बीच में कम से कम एक स्टेशन होना चाहिए। हम नहीं कह रहे एक स्टेशन होना चाहिए, हम कह रहे कम से कम एक स्टेशन। समझ गए मेरी बात? सोचो, बताओ, तुम्हारे इसको 2 मिनट लगेगा। चलिए बात करना शुरू करें। 12 स्टेशन, ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इनके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस होंगे। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे स्टेशन प्रॉब्लम, ये कुछ फेमस है प्रॉब्लम इस तरीके की, जिनके बेस पे जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट समझाती है, जिनके बेस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है ना, ये वन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। तो एनीवेज 12 स्टेशन से 4 जगह पर गाड़ी रुकती है, इस तरीके से तो कोई भी दो स्टेशन कंसेक्यूटिव ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ गैप ऐसा काम नहीं है, तो क्यों नहीं आएगा। और अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे। जनरली तो अपन क्या करते थे, जब गैप पे चीजें, कोई भी चीज को कंसेक्यूटिव नहीं होती इसमें, तो हम गैप पे रख देते थे, और फिर जो गैप में रखा उनको आपस में अरेंज कर देते थे, और जिनका गैप होता था क्रिएटेड उनको आपस में अरेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ अरेंज थोड़ा कर सकते,
दिल्ली की जगह कोटा, कोटा की जगह दिल्ली थोड़ा ना पहुंच जाएगा, इंटरचेंज थोड़ा ना हो जाएंगे स्टेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 स्टेशन है, 4 पर गाड़ी रुकनी है, यानी 8 पर नहीं रुकनी। ये 8 वो स्टेशन है जहां पर गाड़ी नहीं रुकनी, जहां पर गाड़ी नहीं रुकनी, नॉट टू बी स्टॉप, नॉट टू बी स्टॉप। क्लियर होगी बात? तो 4 जगह पर गाड़ी नहीं रुकती, 4 जगह पर गाड़ी रुकती है, 8 जगह पर गाड़ी नहीं रुकती। अब इन 8 के बीच में गैप कितने? 9। उन 9 में से मैंने 4 गैप सिलेक्ट कर दिए, ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गई वो। मैंने अरेंजमेंट की बात की, उन 9 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कर दिए, मैंने कहा यहाँ पर गाड़ी रुकी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने उल्टा ना जा, सीधा ना जाकर के उल्टा कर दिया इस बात को। 4 जगह पर गाड़ी रुकी, 8 जगह पर नहीं रुकी, मैंने गैप सेलेक्ट कर ली, इन 9 गैप में से कोई 4 है। ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 1 है। एक और मेथड में, बहुत बेहतरीन मेथड आपको समझाने लगा हूं। इस बात को ऐसे सोचो, n स्टेशन है, n स्टेशन है, r पर जो ट्रेन है टू बी स्टॉप्ड, नो टू कंसेक्यूटिव, तो आपका आंसर होगा n-r+1 cr। ये आपका आंसर है, ये जनरल बात कर रही है। n में से r घटा दो, इतने स्टेशन जहां पर गाड़ी नहीं रुकनी, +1 इतने गैप आ गए, उनमें से उतने गैप सेलेक्ट करिए जिन पर गाड़ी रुक गई, यानी r। तो n-r+1 cr। समझ में आ गई बात? पक्के से क्लियर? हाँ बेटा, समझ में आ गई बात? अब देखो मेथड नंबर 2, वाया बैगर मेथड। मेथड नंबर 2, वाया बैगर मेथड। बोलो शुरू करें। 4 जगह पर गाड़ी रुकती है, ये रहा स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4। मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट स्टेशन है, S1 का मतलब ये फर्स्ट स्टेशन है। S1 का मतलब है वो पहला स्टेशन जहां पर गाड़ी रुक रही है। S1 का मतलब वो पहला स्टेशन जहां पर गाड़ी रुक रही है। इट कैन बी द थर्ड स्टेशन आल्सो, और इट कैन बी द फिफ्थ स्टेशन आल्सो। मेरी बात समझ में आ रही? अब इससे पहले ये x1 मान लीजिए, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5। ये क्या है, ये भी बात कर लेते हैं। x बेस I इज द नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन। क्या मतलब इस बात का? स्टेशन 1 पर गाड़ी रुकी है, मुझे क्या पता वो बस स्टेशन, या वो सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा स्टेशन नंबर 1 से पहले कितने स्टेशन आए, नंबर ऑफ स्टेशन आर x1। तो क्या ना, इससे जो x1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई फर्स्ट स्टेशन पर भी गाड़ी रुक सकती है,
थर्ड पे भी रुक सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 0 या 0 से बढ़ाना चाहिए। समझ में आ रही बात है? और आखिरी स्टेशन हो सकता है 12वां हो जहां पर गाड़ी रुकती है, हो सकता है 9th हो सकता है 8th हो सकता है 7th हो, कोई भी पॉसिबिलिटी। तो x1 और इसी तरह x बेस 5 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है क्या? स्टेशन नंबर 4 स्टेशन जहां पर गाड़ी रुक रही है उसके बाद कितने स्टेशन है? कम से कम 0 होने चाहिए। 0 या 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन x2 या x3 या x4 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए। समझ में आ रही बात है? क्यों? अरे भाई ये स्टेशन पर गाड़ी रुकी, ये पर गाड़ी रुकी, इन दोनों के बीच में कम से कम कितने स्टेशन होने चाहिए? एक होना चाहिए। तो मैंने कहा x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गई? अब हम एक चीज और जानते हैं क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ये कितने में? 8। 4 पर तो गाड़ी रुक गई, उसके अलावा कितने और स्टेशन बचे? 8। फुल क्लियर है? ये कह रहा है ये कम से कम 0 होना चाहिए, इसको 0 दे दो, इसको 0 दे दो। ये कह रहा है कम से कम एक 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 होना चाहिए। अब 8 चीजें 5 भिखारियों में बांटी, एक 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 तो इनको दे दी, बच गई कितनी? 5। कितने बच गए? 5। 5 चीजों को कितने भिखारियों में बांटना है? 5 भिखारियों में, सच दैट ईच में गेट नन, वन और मेनी। तो आंसर लिख लो 5 प्लस 5 माइनस 1 सी बेस 5 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया 9C4। यहाँ भी 9C4 देखो कितना बढ़िया तरीका है तो आपको सिखाया। समझ आ रही मेरी बात? नहीं है दोबारा पूछिए, एंड समझ में आएगा? एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड? 5 प्लस 5 माइनस 1 सी बेस 5 आंसर क्लियर है? क्लियर समझ आ रही है? बेटा समझ आ रही बात? पक्का क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मैं दोबारा करवा दे रहा हूँ आपकी बात। कल की जगह पर मंडे को क्लास रखेंगे, टाइमिंग में कोई बदलाव, कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं?
टाइमिंग वही 1 बजे से क्लास रेगुलर रहेगी और आधा घंटा पहले उससे हम डाउट से बात। क्लियर है? और कल जो है, जो आपका टेस्ट मंडे को होता है वो आपका संडे यानी कल हो जाएगा। किस टाइम पे होगा? क्लास के टाइम पर, यानी 1 PM टू 2:30 के बीच में। ठीक है? किसी का टेस्ट है? पीएमसी का टेस्ट है। कौन सा लेवल? बिल्कुल आसान वाला होगा, जो पिछली बार मैंने टेस्ट बनाया था जिस दिन आपकी छुट्टी हो गई थी, वही वाला टेस्ट हो। तो सभी लोग देंगे टेस्ट को, कोई नेगलेक्ट नहीं करो। ठीक? चलिए अगले टॉपिक की बात कर, लिखो टॉपिक का नाम रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। एक वर्ड होता है अरेंजमेंट, एक वर्ड होता है रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब आप समझते हैं, 5 चीजों को 5 जगह पर अरेंज करना, तो 5 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लेटर से मतलब ऐसे समझ लो, एक क्लास में 5 बच्चे हैं। एक क्लास में लेटर से 5 बेंच है, 5 बच्चे बैठे हैं, तो 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, है ना? और जिस वे में वो बैठे हुए लेटर से ऐसा करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अभी 5 बच्चे 5 चेयर्स पर बैठे हुए हैं। ये वन ऑफ द वे है उनके बैठने का। ये वन ऑफ द वे, मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1 बैठा है, या 2 बैठा है, या 3 बैठा है, या 4 बैठा है, या 5 बैठा है। ये वन ऑफ द वे। मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ तरीके कितना हो गया, आप लोग इसी सर 5 फैक्टोरियल, उनमें से ये वन ऑफ द तरीका। क्लियर है? ये तो बात है। अब आपको होगा कि मान लो इस 4 और 5 को इंटरचेंज कर दे, तो ये एक अलग तरीका हो जाएगा। ये उन्हीं 5 फैक्टोरियल में से अलग एक तरीका है। ये मतलब हुआ इस बात। क्लियर है? ये तो मतलब होता है अरेंजमेंट। अब डिरेंजमेंट क्या कहता है? मान लो ये 5 बच्चे अपनी, हर एक बच्चा अपनी अपनी सीट पर बैठा। अब इनसे कहा जाए आप खड़े हो जाओ अपनी सीट से और इस तरीके से बैठ जाओ कि कोई भी बच्चा, ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी बच्चा अपनी सीट पर ना बैठे। ये इनकी सीट फिक्स थी जिस पर बैठे हुए थे पहले, पर बैठने के वो तरीके, जब कोई भी बच्चा अपनी सीट पे ना बैठे, उन तरीकों को डिरेंजमेंट। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं? जो कोई भी बच्चा अपनी सीट पे ना बैठे उसको डिरेंजमेंट कहते हैं। क्योंकि जैसे पिछला केस लिए 4 और 5 ने इंटरचेंज कर ली, 4 और 5 ने तो इंटरचेंज कर ली, लेकिन 1 2 3 तो अपनी पोजीशन पर रहे। वो अरेंजमेंट का पार्ट है, वो डिरेंजमेंट का पार्ट नहीं है। डिरेंजमेंट के तरीके का मतलब कोई भी बच्चा अपनी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे ना बैठे, उस बात के कितने तरीके, इसको डिरेंजमेंट कहा जाता है। समझ में आई बात? और ओके यहाँ पे ठीक है। लिखो अब नीचे क्वेश्चन, पहले मैंने मतलब समझाया, अब एक मैंने एन लेटर्स आर टू बी kept in undirected envelopes. N letters are to be kept in undirected envelopes. Next, number of ways in which they can be placed. Number of ways in which they can be placed such that none of the letter such that none of the letter goes into its own envelope. None of the letter goes into its own envelope.
is given by n factorial times 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial, and it goes on up till minus 1 की power n divided by n factorial. ये आपका इसका आंसर है. अभी फॉर्मूला अब हुआ क्या. अभी वर्डिंग तो समझ में आ गई सारी की सारी, मैंने पहले बता दी थी वो बात होगी. तो अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक केस डिस्कस करता हूँ. इधर ध्यान. इस फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करेंगे. लेट अस से तीन लेटर्स हैं L1 L2 L3. तीन एनवलप्स है E1 E2 E3. ये लेटर इस एनवलप में जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा. नाम लिखते हो, ठीक है ना. हर लेटर पे और एनवलप पे कॉरेस्पॉन्डिंग नाम लिखते. करेक्ट है बात. अब मैं इसकी ना फॉर्मेट बता दूं. मैं कह रहा हूँ टोटल तरीके कितने होंगे. टोटल मींस अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहना इससे वो 3 फैक्टोरियल होगा. कोई भी लेटर किसी का एनवलप में चला जाएगा. पहले भी 3 ऑप्शन, अगले भी 2 ऑप्शन, अगले एक ऑप्शन. 3 फैक्टोरियल. करेक्ट है बात. इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताओ. 3 फैक्टोरियल या तो सारे गलत जाए, कोई भी लेटर अपने एनवलप में नहीं गिना, ये एक वन ऑफ द थॉट है. समझ में आ रही बात. या फिर क्या हो सकता है, कितने सही जाएंगे कितने गलत जाएंगे बताओ. या तो सारे सही जाएंगे, या तो ऑल रॉन्ग जाएंगे, या ऑल राइट जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है, 2 राइट 1 रॉन्ग कैसे हो सकता है. तो ये भी अपने में चला गया, ये भी अपने में चला गया, ये गलत जाएगा. ये तो हो नहीं सकता. 1 राइट 2 रॉन्ग हो सकते हैं. करेक्ट है ना. एक राइट जा रहा है और 2 रॉन्ग जा रहे हैं. 2 राइट 1 रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं. क्लियर है बात. समझ में आ गई बात. तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 सारे गलत जाए उसका कितना तरीका, उसी को डिरेंजमेंट कहते हैं. सारे गलत जाए उसी को क्या कहते हैं, डिरेंजमेंट कहते हैं. कितने लेटर की डिरेंजमेंट की बात कर रहे थे हम. 3 लेटर 3 एनवलप की बात कर रहे हैं. तो लिखने का तरीका कैपिटल X ऑफ 3 होता है. कैपिटल X ऑफ 3 का मतलब होता है डिरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स. मेरी बात समझ में आ गई क्या. आंसर नहीं आया, ये लिखने का तरीका है. प्लस ऑल राइट सारी चीजें सही अपने एड्रेस पे जाए, उसका तो एक ही तरीका होता है, कोई तरीका नहीं. क्लियर है बात. पक्का समझ आती हो. या फिर एक राइट, कितने लेटर्स हैं 3, उन 3 में से कोई एक लेटर आपने सही भेज दिया. वो L1 भी जा सकता है, L2 भी जा सकता है, L3 भी जा सकता है. मान लो वो L1 चला गया, तो 2 बचे को वो रॉन्ग जाने चाहिए. वो उसके पास रॉन्ग जाने का एक ही तरीका, ये इसमें चला जाए और ये इसमें चला जाए, और तो कोई तरीका नहीं. हिंदू एम पे बोलो सही है. नहीं समझ में आएगा. 2 लेटर बच गए, वो रॉन्ग एड्रेस पे जाए, तो वो उसमें जाए, वो उसमें जाए, और तो कोई वे आउट नहीं बचता है. तो यहां से निकल के आया कैपिटल X ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 और 1 4, 6 में से 4 घटा दो, ये आंसर आ गया 2. क्या ये बात समझ में आई. आया नहीं. पक्का क्लियर. दिया समझ में आ गया. पक्का क्लियर. अब एक और केस लेते हैं. 4 लेटर L1 L2 L3 L4, E1 E2 E3 E4. 4 लेटर 4 एनवलप की बात कर लेते हैं. 4 लेटर और 4 एनवलप की बात कर लेते हैं. क्लियर है. 4 लेटर 4 एनवलप की बात कर लेते हैं. तो फिर से टोटल तरीकों की बात कर. टोटल केस कितने होंगे बताओ जरा. 4 फैक्टोरियल. अरे कोई भी किसी में भी जाए टोटल तरीके तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे. उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ऑल रॉन्ग जाएंगे पहले, या ऑल राइट जाएंगे, या फिर बताओ और क्या हो सकता है, एक राइट 3 रॉन्ग
एक राइट जाए 3 रॉन्ग जाए, या फिर 2 राइट जाए 2 रॉन्ग जाए, ऐसा भी हो सकता है। और 3 राइट 1 रॉन्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 3 तो सही चले गए, एक चौथा गलत जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर होगी बात? सहमत है सब लोग इस बात से? पक्का सहमत है? बहुत बढ़िया। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24। ऑल रॉन्ग, यही तो डिरेंजमेंट है, ये अपने को निकालना है। इसको लिख देते हैं कैपिटल एक्स ऑफ 4। कैपिटल एक्स ऑफ 4 का मतलब होता है डिरेंजमेंट ऑफ 4 चीजें। डिरेंजमेंट ऑफ 4 चीजें, 4 थिंग्स। क्लियर? ऑल राइट का कितने तरीके होते हैं? एक ही तरीका होता है। अरे भाई, चाहे 10 चीजें या 50 चीजें हो, सारी चीजें अपने अपने एड्रेस पर जा रही हैं, उसको तो एक ही तरीका है। क्लियर है? या फिर वन राइट, कौन सा राइट? 4 में से कोई एक राइट ढूंढ लिया। 4 में से कोई एक राइट ढूंढ लिया। 4 लेटर में से कोई एक राइट कौन सा एनवेलप है वो ढूंढ लिया। बच गए, मान लो वो L1, बच गए कितने? 3 लेटर 3 एनवेलप। वो तीनों क्या होने चाहिए? रॉन्ग जाने चाहिए। तीनों रॉन्ग जाने चाहिए, उसको क्या कहते हैं? डिरेंजमेंट। क्या कहते हैं? डिरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, क्या वो ये आंसर आएगा? आगे दोनों दोनों। 3 लेटर 3 एनवेलप, कोई भी लेटर किसी भी एनवेलप में अपने करेक्ट में ना जाए, उसी को डिरेंजमेंट कहते हैं। वही तो निकाला होगा फिर। हमें समझ में आनी बात है, तैयारी हो गई? हाँ, मैंने कहा यहाँ तक क्लियर है। मैंने कहा एक राइट जाना चाहिए, 4 लेटर में से कोई एक राइट, 4 में से एक का सिलेक्शन कीजिए, तो बचे मुझे 3 रॉन्ग जाने चाहिए। 3 रॉन्ग कैसे जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? डिरेंजमेंट तो बोलते हैं उसको। वो कहाँ से आया? पिछला केस वही तो था। नहीं समझ आएगा? हर चीज क्लियर है बाकी? क्या नहीं समझ सकता? 3 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, मान लो ये लेटर इसमें चला गया, ये 3 लेटर 3 एनवलप है, कोई भी अपने सही एड्रेस पे ना जाए, इसी को तो डिरेंजमेंट बोलते हैं। ये तो करा था पिछला क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? ये वाला 2 यहाँ आ गया, प्लस 2 राइट, 4 में से 2 राइट सेलेक्ट करो, और 2 रॉन्ग। मान लो 2 राइट कौन से? ये दोनों राइट है। अब 2 बचे रॉन्ग है, उनको रॉन्ग करने का तरीका कितना है? एक ही तरीका। वो उसमें जाए, ये इसमें चला जाए, और ये इसमें चला जाए। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से आपके पास कैपिटल एक्स ऑफ 4 का आंसर आ जाएगा। यस सर, निकालो। लेकिन आप